जरा कल्पना कीजिए एक ट्रेडिंग स्क्रीन की। लाल रंग की कैंडल स्टिक्स बहुत तेजी से नीचे गिर रही हैं और अचानक से जो पोर्टफोलियो हरा था वो एकदम लाल हो जाता है। उफ, वो पल बहुत भारी होता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। उस वक्त दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है और दिमाग बस चीख चीख कर कह रहा होता है कि बस अब और नुकसान नहीं सहना, सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाओ। और मजे की बात यह है कि सदियों से ट्रेडिंग और फाइनेंस की दुनिया में इसी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया को एक तरह की अनुशासन की कमी कहा जाता रहा है। हाँ, मतलब इसे एक बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है। हर जगह यही सिखाया जाता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ना एक रोबोट की तरह बनना पड़ता है। सही कहा। लोग कहते हैं कि भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना ही जीत की कुंजी है। लेकिन क्या हो अगर उस भारी घबराहट के पल में जो महसूस हो रहा है वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर मौजूद सबसे कीमती फाइनेंशियल डेटा हो। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। डेनिस शूल की मशहूर किताब मार्केट माइंड गेम्स को आधार बनाकर हम इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और कैलकुलेशंस का एक बेजान खेल है। और इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे हमारा दिमाग और हमारे इमोशंस ही ट्रेडिंग के असली ड्राइवर्स हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। एकदम सही। तो डेनिस शूल का जो नजरिया है वो इस पूरी बहस को एक नया ही आयाम देता है ना? हाँ, क्योंकि उनका बैकग्राउंड केवल फाइनेंस का नहीं है। वो न्यूरोसाइंस और साइको एनालिसिस की गहराई को सीधे सीधे ट्रेडिंग के साथ जोड़ती हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल। और उनकी रिसर्च ये साबित करती है कि भावनाओं को खत्म करने की कोशिश करना मतलब ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। मतलब ये सोचना ही बेवकूफ़ी है कि एक इंसान अपनी बायोलॉजिकल वायरिंग को स्विच ऑफ करके स्क्रीन के सामने बैठ सकता है। हाँ, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। असल में इमोशंस कोई समस्या या कोई एरर कोड नहीं है। ये एक ऐसा हाई स्पीड डेटा नेटवर्क है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उन चीज़ों से अवगत कराता है जो शायद हमारा लॉजिकल और गणितीय दिमाग अभी तक प्रोसेस भी नहीं कर पाया है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। अगर हम इमोशंस को इग्नोर करने की बात करें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते वक्त डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट अचानक से लाल रंग में चमकने लगे। और वो लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही हो। बिल्कुल, वो लाइट आंखों में चुभ रही है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है और एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। अब उस लाइट से बचने के लिए उस वार्निंग को समझने की बजाय एक हथौड़ा लेकर उस लाइट को ही तोड़ दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खराब आइडिया है। है ना? मतलब लाइट तो बंद हो जाएगी, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या उस गाड़ी का इंजन सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं। इंजन तो कुछ ही किलोमीटर बाद सीज हो जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण है ये। भावनाओं को दबाना ठीक उसी हथौड़े की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर वो वार्निंग लाइट इतनी ही जरूरी है, तो ट्रेडिंग में डर या पैनिक जैसी नेगेटिव चीज का आखिर क्या फायदा हो सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब डर तो अक्सर इंसान को पंगु बना देता है ना, सही फैसले लेने से रोक देता है और अक्सर इसी डर की वजह से लोग बॉटम पर अपना माल बेचकर भारी नुकसान उठा लेते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि डर या शक सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल और तेज डेटा पॉइंट है। वो कैसे? अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से गहराई में जाकर समझें तो हमारा दिमाग एक ही वक्त में दो अलग अलग स्तरों पर काम कर रहा होता है। एक है चेतन मन या हमारा लॉजिकल दिमाग, जो एक सेकंड में लगभग 40 बिट्स डेटा प्रोसेस करता है। ओके, 40 बिट्स? हाँ, ये वो हिस्सा है जो चार्ट्स देखता है, आरएसआई या मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है। लेकिन दूसरा है हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, जो एक सेकंड में 11 मिलियन बिट्स से भी ज्यादा डेटा प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। रुकिए एक सेकंड, 11 मिलियन बिट्स एक सेकंड में? हाँ, 11 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब 40 बिट्स बनाम 11 मिलियन बिट्स। बिल्कुल। जब एक ट्रेडर स्क्रीन देख रहा होता है तो उसका अवचेतन मन सिर्फ उस एक चार्ट को नहीं देख रहा होता है। तो वो और क्या देख रहा होता है? वो पिछले कई सालों के हजारों चार्ट पैटर्न्स, मार्केट की वॉलेटिलिटी और यहाँ तक कि ट्रेडर की अपनी थकान और तनाव के स्तर को भी एक साथ स्कैन कर रहा होता है। अरे वाह! इसका मतलब यह है कि जब तक हमारा लॉजिकल दिमाग किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उससे बहुत पहले ही अवचेतन मन ने स्थिति को भांप लिया होता है। एकदम सही। और चूंकि अवचेतन मन के पास भाषा नहीं होती,
मतलब वो अपनी बात शब्दों में या स्प्रेडशीट में तो लिखकर बता नहीं सकता। हाँ। वो कोई रिपोर्ट तो प्रिंट करेगा नहीं। हम्म। तो इसीलिए वो भावनाओं का इस्तेमाल करता है, जिसे हम गट फीलिंग या डर कहते हैं ना। वो असल में अवचेतन मन का ये बताने का तरीका है कि रुको, यहाँ कुछ ऐसा है जो पिछले किसी नुकसानदायक पैटर्न से मेल खा रहा है। बहुत दिलचस्प। इसे डैनिश शूल सोमैटिक मार्कर्स कहती हैं, यानी शरीर में होने वाली वो संवेदनाएं जो किसी छुपे हुए जोखिम की तरफ इशारा करती हैं। मतलब जब किसी ट्रेडर को एकदम से डर महसूस होता है या किसी परफेक्ट दिखने वाले ट्रेड में एंट्री लेते वक्त पेट में अजीब सी हलचल होती है, तो वो कोई भ्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अवचेतन मन का अलार्म है कि मार्केट के मौजूदा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है जो हमारी कॉन्शियस एनालिसिस से छूट गया है। इसलिए अंधा होकर या किसी रोबोट की तरह ब्लाइंडली कोई ट्रेड लेने के बजाय उस डर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब हम डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे तेज सेंसर मान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। आमतौर पर जब मार्केट गिर रहा होता है और डर हावी होता है तो लोग अक्सर पैनिक में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। जो डर उन्हें बचाना चाहिए वही डर उन्हें तबाह कर देता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो एक आम ट्रेडर इस डर को एक गाइड की तरह कैसे देख सकता है, बजाय इसके कि ये डर उसकी पूरी एनालिसिस को ही गलत साबित कर दे और उसे डराकर मार्केट से ही बाहर निकाल दे? देखिए, डर को गाइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक चेकलिस्ट में बदल देना है। चेकलिस्ट में कैसे? जब डर हावी होने लगे तो उस डर के आगे सरेंडर करने की बजाय एक कदम पीछे हटना चाहिए। अच्छा। और खुद से कुछ सही सवाल पूछने चाहिए। डर ये नहीं कह रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। डर अक्सर ये कह रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो हमें उस गड़बड़ को खोजना है। हाँ, एक ट्रेडर को उस वक्त पूछना चाहिए कि ये डर आखिर किस बात का है। क्या ये डर इसलिए है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सच में बदल रहा है, या फिर ये डर इसलिए है क्योंकि जो पोजीशन साइज ली गई है वो अकाउंट की क्षमता से बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब कई बार चार्ट बिल्कुल सही होता है लेकिन एक ट्रेडर ने अपनी रिस्क कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा पैसा लगा दिया होता है। बिल्कुल, और लॉजिकल दिमाग अभी से नहीं समझ रहा होता, लेकिन अवचेतन मन जान जाता है कि एक छोटा सा पुलबैक भी अकाउंट को खाली कर सकता है, इसलिए वो डर पैदा करता है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। कई बार डर मार्केट का नहीं होता बल्कि खुद की गलती का होता है, जैसे कि ओवर लेवरेजिंग। और यही वो बिंदु है जहां डर एक टूल बन जाता है। डर एक अलार्म है जो कहता है रुक कर एक बार फिर से अपना रिस्क मैनेजमेंट जांच लो। क्या कोई फंडामेंटल न्यूज इवेंट है जो मुझसे छूट गया है? हाँ, या क्या कल के भारी नुकसान की वजह से आज रिवेंज ट्रेडिंग हो रही है? जो लोग इस अलार्म को सुनकर अपनी पोजीशन या चार्ट्स को दोबारा चेक करते हैं वो अपनी भावनाओं को डिकोड कर लेते हैं। मतलब वे उस डर के सोर्स तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और उन भयानक गलतियों से बच जाते हैं जो जल्दबाजी में हो सकती थीं। भावनाओं को डिकोड करना ही उन्हें एक रैंडम पैनिक से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड डेटा पॉइंट में बदल देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि डर हवा में से नहीं आता, इसके पीछे कोई ना कोई मिसमैच होता है जो हमारा सबकॉन्शियस दिमाग पकड़ रहा होता है। एकदम सही। लेकिन ये मिसमैच आता कहाँ से है? अगर हम इतने अच्छे चार्ट्स बनाते हैं, इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं, मार्केट की सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, फिर भी ये डर और शक क्यों पैदा होता है? ये टकराव आखिर किस बात का है? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल का जवाब इंसान के दिमाग की बेसिक इवोल्यूशनरी वायरिंग और मार्केट के असली नेचर के बीच के गहरे टकराव में छिपा है। इवोल्यूशनरी वायरिंग? हाँ, लाखों सालों के विकास क्रम में इंसान के दिमाग ने बस एक ही चीज सीखी है, सर्वाइवल, यानी जीवित रहना। और सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? खाना। सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। हमारे पूर्वजों को ये जानना जरूरी था कि मौसम कब बदलेगा या शिकारी कहाँ से आ सकता है, ताकि वो एक सुरक्षित और निश्चित माहौल बना सकें। अच्छा, तो हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से निश्चितता ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, हमें ये जानना पसंद है कि कल क्या होने वाला है। जब चीजें अनुमान के मुताबिक होती हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें सुकून महसूस होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम दरअसल एक ऐसी चीज को उस जगह पे ढूंढ रहे हैं जहां उसका कोई वजूद ही नहीं है। एकदम सटीक बात। मतलब हम मार्केट में सर्टेनिटी तलाश रहे हैं, एक ऐसे वातावरण में जो मूल रूप से अनिश्चित है।
मार्केट कोई फिजिक्स या गणित का नियम तो है नहीं, ये लाखों करोड़ों इंसानों के लालच, डर, उम्मीदों और उनके फैसलों का एक एग्रीगेट है। हाँ, और इंसानी व्यवहार को कभी भी 100% सटीकता के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो मतलब यही वो सबसे बड़ा मिसमैच है। दिमाग निश्चितता मांगता है और मार्केट पूरी तरह से अनिश्चितता देता है। और इसी बेचैनी से बचने के लिए ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, इन सब का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि ये भविष्य बता सकते हैं। तो फिर किस लिए? बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेडर खुद को ये यकीन दिला सके कि हाँ, अब मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। अरे बाप रे, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल ब्लैंकेट है, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल, और इसी को डेनिस शूल इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी यानी निश्चितता का भ्रम कहते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम असल में मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम अपने लिए एक ऐसा भ्रम तैयार कर रहे होते हैं जो हमें रात को शांति से सोने दे। हाँ, हम मान लेते हैं कि क्योंकि चार्ट पर एक पैटर्न बन गया है तो मार्केट को हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्घटना तो तब होती होगी जब कोई ट्रेडर इसी इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी में आकर फैसले लेता है। बिल्कुल, जब ये मान लिया जाता है कि ये ब्रेकआउट तो 100% सफल होगा ही, तो वहीं से असली रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर स्टॉप लॉस हटा लेते हैं। और फिर जब मार्केट उस उम्मीद के विपरीत दिशा में जाता है, जो कि एक रैंडम और अनिश्चित माहौल में बहुत आम बात है, तो वो निश्चितता का भ्रम एक झटके में टूट जाता है। उस वक्त जो दर्द महसूस होता है वो सिर्फ पैसे गंवाने का दर्द नहीं होता, वो अपने सही होने के भ्रम के टूटने का मनोवैज्ञानिक आघात होता है। तो जब वो भ्रम टूटता तब दिमाग शॉक में चला जाता है और अचानक से वो भयानक डर और पैनिक पैदा होता है। एकदम सही, ये इवोल्यूशनरी वायरिंग और मार्केट की रैंडमनेस के बीच का मिसमैच ही सारे गलत फैसलों और मार्केट में होने वाली घबराहट की असली जड़ है। ये तो ऐसा हो गया कि हम एक उफनते समंदर की लहरों को एक प्लास्टिक के फुट्टे से नापने की कोशिश कर रहे हैं और ये मानकर बैठे हैं कि लहरें हमेशा एक ही लय में बहेंगी। बहुत ही अच्छा मेटाफर है। तो अब जब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि इंसान के दिमाग की जो नेचुरल वायरिंग है वो मार्केट के बुनियादी नेचर के बिल्कुल खिलाफ काम करती है, तो अगला कदम ये समझना है कि जो बहुत सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती का सामना कैसे करते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। आखिर उनका दिमाग भी तो सर्वाइवल और सर्टेनिटी ही ढूंढता होगा, क्या वो कोई अलग प्रजाति हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो पता चलता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एक साधारण ट्रेडर की अप्रोच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक सही संतुलन स्थापित करना है। संतुलन, हाँ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ लॉजिक या सिर्फ इमोशन अकेले काम नहीं आ सकते, दोनों का एक बहुत ही फाइन ट्यून किया हुआ बैलेंस होना जरूरी है। मतलब जो लोग मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं और लगातार मुनाफा कमाते हैं वे अपने इमोशन से डरते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, और ना ही उन्हें किसी कमजोर इंसान की निशानी मानते हैं। वो उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें हाई लेवल डेटा के रूप में प्रोसेस करते हैं। यानी वो इमोशंस को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें अपने ट्रेडिंग सिस्टम का एक अहम इंडिकेटर बना लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि डर, खुशी, शक या बोरियत ये सब इंसान होने का हिस्सा है और इन्हें मार्केट के बाहर छोड़कर नहीं आया जा सकता। और यही उनके प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉजिक और रिसर्च का इस्तेमाल अपनी रणनीति बनाने में करता है। जैसे मार्केट खोलने से पहले वो तय करता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब ट्रेड लाइव हो जाता है तब वो अपनी भावनाओं का इस्तेमाल उस रणनीति के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करने में करता है। अच्छा, तो वहाँ इमोशंस काम आते हैं। हाँ, अगर ट्रेड लेते ही उन्हें बहुत ज्यादा अति उत्साह या यूफोरिया महसूस हो रहा है तो वे तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि शायद वे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और मार्केट उन्हें ट्रैप कर सकता है। और अगर उन्हें बोरियत महसूस हो रही है तो वे समझते हैं कि शायद मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है और ट्रेड से बाहर रहने का समय है। सही कहा। इस किताब का मूल मंत्र भी यही है कि मार्केट की जटिलताओं को समझने से पहले किसी भी इंसान को खुद के दिमाग की गहराइयों को समझना पड़ेगा। जब तक खुद के सोचने के तरीके, अपने खुद के बायसेस और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के ट्रिगर्स को नहीं समझा जाएगा, तब तक चार्ट्स की कोई भी एनालिसिस पूरी तरह से काम नहीं कर सकती। खुद की साइकोलॉजी को डिकोड किए बिना मार्केट की साइकोलॉजी का अंदाजा लगाना असंभव है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? क्या इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक सफल ट्रेडर बनने की शुरुआत किसी स्क्रीन पर मौजूद कैंडलस्टिक्स को देखने से नहीं होती, बल्कि खुद के अंदर झांकने से होती है?
100%। क्या हमें अपनी ही साइकोलॉजी का, अपने खुद के डरों और उम्मीदों का मास्टर बनना पड़ेगा? क्योंकि ये इंसानी दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा टूल भी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। बिल्कुल। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सारा दिन स्क्रीन पर जो अलग-अलग इंडिकेटर्स की लाइंस और ग्राफ्स देखते रहते हैं, असल में हमें अपने दिमाग के अंदर चल रहे ग्राफ्स को भी उसी बारीकी से देखना और पढ़ना चाहिए। ये इस पूरे विषय का सबसे सटीक सार है। सफलता कभी भी अपनी भावनाओं को दबाने, खुद को सुनकर लेने या एक मशीन बनने की कोशिश से नहीं मिलती। एक स्मार्ट और इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर वही है जो दिमाग के इस प्राकृतिक फीडबैक सिस्टम को पहचाने और उसकी कद्र करे। और जब भावनाओं के पीछे छुपे हुए मैसेज को समझा जाने लगता है, तो वो भावनाएं एक कमजोरी के रूप में डराने के बजाय एक धारदार हथियार के रूप में काम करने लगती हैं। हाँ, जो मार्केट की किसी भी दूसरी टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा तेज और ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। इस गहरी चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रेडिंग के मैदान में एक भावनाहीन रोबोट बनने की कोशिश करना शुरू से ही एक हारी हुई बाजी है। एकदम सही बात है। इंसान होने की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारा अंतर्ज्ञान और हमारे अवचेतन मन की जो बेजोड़ क्षमता है, उन्हें अगर सही तरीके से डीकोड और चैनल किया जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। डेनिस शुल का काम हमें ये सिखाता है कि डर से भागना नहीं है, बल्कि डर से बात करनी है, उसे समझना है। बिल्कुल। इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि हमारा अपना दिमाग ही मार्केट में हमारा सबसे बेहतरीन हथियार है और साथ ही सबसे बड़ा खतरा भी, एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात जहन में आती है। अगर मार्केट असल में सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान का एक बड़ा सा आईना है, तो क्या मार्केट में होने वाला फाइनेंशियल लॉस दरअसल खुद को ना समझ पाने की कीमत है? सोचिए, क्या हम वाकई मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं या फिर हम अनजाने में अपने ही दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स, अपने खुद के अनसुलझे डरों और अपने निश्चितता के भ्रम का बिल चुका रहे हैं?